हेलो क्लास 10। ये तुम लोगों का कॉमर्स सब्जेक्ट में पहला चैप्टर है। तुम लोगों की कॉमर्स की किताब 4 यूनिट में बटी हुई है। उसका यूनिट 1 का ये पहला चैप्टर है, बुक कीपिंग। ये तुम लोगों के सिलेबस में भी है टेस्ट के, तो इसको देखो, समझो और याद करने की कोशिश करो। इसके अलावा एक काम और करना कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो हमने चैनल पे डाल रखे हैं वो तुम लोगों को मिल जाए। चलो, चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है अंतिम खाते। ठीक है, इससे पहले तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। यहाँ पे जर्नल बनाना था, लेज़र बनाना था, ट्रायल बैलेंस था। ये सारी चीज़ें तुम लास्ट उसमें पढ़ चुके हो, कैसे जर्नल बनता है, कैसे लेज़र बनता है। अब किसी भी संस्था के लिए साल में आखिरी काम होता है फाइनल अकाउंट बनाना। तो पहले देखो मीनिंग क्या लिखी हुई है। मीनिंग लिखी हुई है, द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक इज टेस्टेड बाय द मीन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर द ट्रेडर इज टू असर्टेन वेदर द बिजनेस हैज़ बीन प्रॉफिटेबल और अदरवाइज। जब ट्रायल बैलेंस बना करके एक बार अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर ली गई कि हाँ हमारे अकाउंट सही हैं, तो अब बिजनेसमैन के लिए अगला काम होता है ये पता करना कि उसका व्यवसाय लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन what profit or loss he has made during the financial year, he will have to prepare a trading and profit and loss account, and to ascertain the true financial position of the business, he will have to prepare a statement showing his assets and liabilities, that is the balance sheet. तो ये पता करने के लिए कि साल में उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक बिजनेसमैन को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाना पड़ता है जो उसे लाभ या हानि बताता है। इसके अलावा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए उन्हें एक स्टेटमेंट, एक विवरण पत्र बनाना पड़ता है जिसमें असेट और लाइबिलिटी लिखी जाती हैं। उसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। अब एक टॉपिक आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी भी व्यवसाय में जितने भी खर्चे होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक होता है कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस और एक होता है रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जो किसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए किए जाते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, उनको सबको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लैंड खरीदना, ज़मीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट खरीदना, ट्रेड यूटेंसिल्स खरीदना, इम्प्लीमेंट्स खरीदना, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। इन एक्सपेंडिचर के कारण व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है। इन्हीं सबको एसेट कहा जाता है और ये सब बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं और ये हर साल आगे बढ़ाए जाते रहते हैं। मतलब इस साल बैलेंस शीट में दिखाए गए, फिर अगले साल उनका कुछ वियर एंड टियर होगा, कुछ घिसेंगे, कुछ टूटेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर दिखाए जाएंगे। ऐसे इनका चलता रहता है। अच्छा, दूसरी तरह के खर्चे जो होते हैं, जो बिजनेस के डे टू डे वर्क को करने के काम में आते हैं या जो खर्चे बार बार होते रहते हैं, उनको सबको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे माल को खरीदना, गुड्स को खरीदना, उसे दोबारा फिर बेचने के लिए जो भी कुछ काम करना पड़ता है उनमें सब में, उन सबको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा जो परमानेंट प्रॉपर्टी ऊपर खरीद चुके हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, उनकी मेंटेनेंस और अपकीपिंग में जो खर्चा होता है, उनको सबको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके अलावा रेंट, वेजेस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानी जाती हैं और इनको सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखा जाता है। ठीक है, अब अंतिम खाते बनाने का लाभ क्या है? तो जो मुख्य लाभ है वो पहला तो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, कि लाभ हुआ या हानि हुई इसका पता चल जाता है। दूसरा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये बैलेंस शीट बना करके पता चल जाता है। तीसरा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय हमारा आगे बढ़ रहा है, संतोषजनक इसकी ग्रोथ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं फाइनल अकाउंट से पता चल जाती हैं। इसमें हम पिछले साल के अकाउंट से कंपेयर करते हैं
और उसके बाद जो है हम पता कर लेते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। चौथा लाभ है हेल्पफुल टू वेरियस यूज़र ग्रुप। व्यवसाय का जो रिजल्ट होता है वो कई लोगों के काम आता है, जैसे टैक्स अथॉरिटी उसी रिजल्ट के आधार पर टैक्स इम्पोज करती हैं। क्रेडिटर्स, वो लोग जो हमें उधार माल देते हैं वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई ग्रुप के काम आता है, उनको भी मदद करता है। अब इसमें अकाउंट नॉर्मली कौन कौन से बनते हैं? नॉर्मली 4 चीज़ें इन्होंने बनाई जाएगी। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा अकाउंट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ किया जाता है, सब इसे नहीं बनाते। ये जो है प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाता, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनको लेके बनाया जाता है। ये बताता है किसी चीज़ को बनाने में हमें वास्तव में कितना खर्च करना पड़ा। इसके डेबिट साइड में देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक है, स्टोर का। इसके अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कैरेज ऑन परचेज माल खरीदने पे जो भाड़ा लगा, कैरेज, ऑक्ट्राई, इंपोर्ट टैक्स, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन चूँकि वो भी बनाने में लगा है, वेजेस स्टोर मैनेजर का। इसके अलावा ऑयल, कोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब जो खर्चे होते हैं सब डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। और क्रेडिट साइड में रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाता। और इसका जो भी कुछ बैलेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डाल दिया जाता है। अब एक अंतर दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के पहले बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी कुछ होते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, ठीक है, और गुड्स की सेल, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है तीसरा कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट केवल मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया जाता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट लगभग सभी बिजनेसमैन द्वारा बनाया जाता है। बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो पीएल अकाउंट में भेजा जाता है। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट तुम लोगों को याद कर लेना चाहिए, जिससे हेल्पफुल रहेगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अधबना सामान, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स से क्या रिजल्ट निकला ये बताता है। इसमें सारे ट्रांजैक्शन होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से? जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द गुड्स से, जिस चीज़ पे आदमी व्यापार कर रहा है उस चीज़ से रिलेटेड सारे खर्चे होते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट होता है, और ये साल के अंत में बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में नॉर्मली ये चीज़ें लिखी जाती हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड, इसमें से जो परचेज रिटर्न है वो माइनस कर दिया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज से रिलेट करके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं मैन्युफैक्चरिंग के वो सब लिखे जाते हैं, जैसे वेजेस, गैस, कोल, पावर। क्रेडिट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि साल के प्रारंभ में जो पिछले साल का बचा हुआ माल था वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और वो डेबिट साइड में आ जाता है। तो इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हुआ। फिर इसके अलावा परचेज लिखा जाता है। परचेज का मतलब हो गया जो भी चीज़ें हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, कच्चा माल हो या अधबना माल हो, जो भी कुछ हम खरीद रहे हैं जिसको हम आगे चल करके बेचेंगे, उनको सबको परचेज में इंक्लूड किया जाता है। परचेज लिखते समय ध्यान रखना होता है कि परचेज से जो है परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है, मतलब नेट परचेज लिखा जाता है। परचेज दोनों तरह की हो सकती है, क्रेडिट परचेज भी और कैश परचेज भी, मतलब नगद में भी खरीदा जा सकता है, उधार भी खरीदा हुआ हो सकता है। तीसरे नंबर पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं गुड्स से। इसमें नॉर्मली ऑक्ट्राई, फ्रेट, कैरेज, ये सब आते हैं।
या मैन्युफैक्चरिंग के जो एक्सपेंसेस हैं जैसे वेजेस, पावर, कोल, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन्हीं के खर्चों के कारण कोई वस्तु बनती है जिसको हम बेचेंगे। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, कभी कभी पैकिंग मटेरियल भी, स्पेशल पैकिंग मटेरियल जो होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। इसका जो रिज़ल्ट होता है, अगर लॉस हुआ तो वो लॉस डेबिट तरफ आता है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब हुआ लॉस हुआ, तो डेबिट साइड के कारण ही लॉस जनरेट होता है। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो लॉस हुआ, और ये लॉस लिखा क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, वो तुम लोग अकाउंट की जब बैलेंसिंग करोगे तब देखोगे। क्रेडिट साइड में नॉर्मली दो ही चीज़ें आती हैं, एक सेल आता है, सेल लिखते समय ध्यान रखना है कि उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और दूसरा साल के अंत में जो बिना बिका हुआ माल है वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो है जो माल बचा हुआ रहा उसको लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का ध्यान लिखते समय बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स प्राइस पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल प्राइस नॉर्मली लागत से थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, तो सेल प्राइस पे नहीं लिखते हैं। इसमें सेल प्राइस मतलब मार्केट प्राइस और लागत प्राइस दोनों में जो कम होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। फिर आप क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा इसके, डेबिट साइड में एक ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है। इसके क्रेडिट की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी डेबिट की ही बात कर रहे हैं। डेबिट साइड में इसके ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है और ये लिखा डेबिट में जाता है। इसका स्पेसिमेन दिया गया है, इसको तुम लोग देख लो, स्पेसिमेन याद कर लोगे तो बनाने में आसानी रहेगी। ये पूरा स्पेसिमेन था, ये तुम लोगों की किताब में मिल जाएगा। फ़ायदा क्या है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, क्योंकि एक साल की जो भी कुछ क्रय या विक्रय है, जो भी कुछ सेल या परचेज है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से पूरे साल की परचेज या सेल पता कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेल और परचेज को पिछले साल से कंपेयर कराने में भी मदद कराता है। तीसरा पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चल जाता है। चौथा पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट डीलर को हेल्प करता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर कराने में, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जब ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है तो ट्रेडर ये भी जान सकता है कि जो हम गुड्स बना के बेच रहे हैं उसका कितना % उसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। और छठा पॉइंट क्या है कि another advantage secured by the percentage of gross profit is that it serves as a ready guide for adjusting sales price। जब हमें ये प्रॉफिट % पता चल जाता है तो ये हमें इसमें भी हेल्प करता है कि हम इसका जो है सेलिंग प्राइस कितना रखें। नेक्स्ट वर्क है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मुख्य काम जो है वो व्यापारी को ये बताना होता है कि पूरे साल के में जो भी उसने काम किया है उस काम के बदौलत उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है। इसमें सारे खर्चे लिखे जाते हैं बिजनेस के जो मैन्युफैक्चरिंग से अलग थे, जैसे ऑफिस का किराया, सैलरी और जो ट्रेड एक्सपेंसेस हों, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब कुछ इसमें आते हैं। ऐसे सारे खर्चे जो ट्रेडिंग में नहीं लिखे जा सकते थे वो सब पीएल में आ जाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में इसके अगर कोई इनकम है तो वो लिखी जाती है। तो अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट तरफ टू नेट प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड में बाई नेट लॉस आएगा, और प्रॉफिट या लॉस को फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं। इन्होंने बताया कुछ ऐसी चीज़ें जो पीएल अकाउंट में लिखी जाती हैं, जैसे रेलवे फ्रेट, मान लो ट्रेन का कोई किराया देना पड़ा, ठीक है। अगर मान लो किराया हमें देना पड़ा कच्चे माल को लाने के लिए तो वो लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन माल बेचते समय अगर हमें कोई किराया देना पड़ा तो वो लिखा जाता है पीएल अकाउंट में। ऐसे ही मजदूरी को लेकर के है, मजदूरी अगर माल को बनाने से रिलेटेड है तो तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएगी, अगर माल बेचने में कोई मजदूरी कहीं देनी पड़ी तो वो पीएल अकाउंट में आएगी। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है, कैरेज का मतलब भाड़ा हुआ, आउटवर्ड मतलब माल के बाहर जाते समय, तो माल का बाहर जाना मतलब हुआ वही सेल के लिए जाना। फिर अगला पॉइंट है रेंट। रेंट अगर फैक्ट्री बिल्डिंग का है तो ट्रेडिंग में आएगा,
अगर और किसी चीज़ का रेंट है तो पीएल में आएगा। ठीक है। डिस्काउंट, अब कोई भी डिस्काउंट अगर है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। नॉर्मली ये डिस्काउंट डेटर्स पे आता है, वो लोग जो हमें पैसा देते हैं उन पे अगर हम कोई डिस्काउंट देते हैं। और अगर क्रेडिटर पर कोई डिस्काउंट है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट को लेके है कि इंटरेस्ट अगर मिलना है हमें तो पीएल के क्रेडिट में, इंटरेस्ट अगर देना है हमें लोन पे तो पीएल के डेबिट में, मतलब खर्चे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। यही हाल कमीशन का है कि कमीशन अगर हमें मिला है तो हम पीएल के क्रेडिट में लिखेंगे, कमीशन अगर हमने दिया है तो पीएल के डेबिट में लिखेंगे। ऐसे ही सैलरी है, सैलरी का जो भी खर्चा होता है वो सब पीएल के डेबिट में आता है। स्टाफ की सैलरी हो, मैनेजर की सैलरी हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। फिर अगला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सभी जो बिजनेस हाउसेज होते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रिंटिंग और स्टेशनरी के नाम पे कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, वो पीएल के डेबिट में आता है। एडवर्टाइजिंग का खर्चा भी पीएल के डेबिट में आता है। फैक्ट्री का जो बिजनेस का इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी डेबिट में लिखा जाता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने पे अगर कोई खर्चा करना पड़ रहा है तो वो भी पीएल के डेबिट में आता है। लीगल एक्सपेंसेस, अगर कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कोई खर्चे करने पड़ रहे हैं तो वो सब इसमें आते हैं। रिपेयर भी इसी के डेबिट में आती है। इसके अलावा ट्रेड एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं वो भी पीएल के डेबिट में आते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि नाम तो होता है ट्रेड एक्सपेंसेस, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता, ये पीएल अकाउंट में जाता है। तो ये याद रखना, अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ऐसे ही टेलीफोन एक्सपेंसेस भी इसी में आते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तमाम तरह के लेटर भेजने पड़ते हैं किसी व्यवसायी को, तो वो सब भी पीएल के डेबिट में आते हैं। इसके अलावा और खर्चा क्या क्या था? ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑफिस की बिजली का जो खर्चा है पीएल के डेबिट में आएगा। बैंक के जो चार्जेस हैं वो पीएल के डेबिट में आएंगे। नेट प्रॉफिट पीएल के डेबिट में आएगा, लेकिन आएगा तब जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी। नेट लॉस, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो नेट लॉस क्रेडिट में जाता है। फिर देखो एक पीएल का फॉर्मेट है, इसे याद कर लोगे तो बनाने में आसानी रहेगी। फिर अगला है एडवांटेज ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एक तो पहली चीज़, वो अपने इनकम और एक्सपेंडिचर की पूरी जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है, पूरे साल में उसने कितना खर्चा किया। अच्छा, अगर किसी चीज़ पे खर्चा पे नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो उसका कारण ढूंढा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो इनकम के भी कई हेड बताता है, कहाँ कहाँ से हमें रुपए मिलता है। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर की हैं वो पिछले साल से कंपेयर की जा सकती हैं, तो अगर अंतर है तो उनका कारण ढूंढा जा सकता है। जो भी कुछ पूरे साल का नेट रिजल्ट हुआ कि बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस हो रहा है, उसे वो भी पता चल जाता है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी पता चल जाता है। ठीक है। अगला है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दो तरीके के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लिखे जाते हैं ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट लिखे जाते हैं पीएल में। मीनिंग क्या हुई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंसेस और डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड वाइल मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द कंपनी एज टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमारा मुख्य प्रोडक्ट है या मुख्य सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे जो खर्चे होते हैं उसको बनाने में, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट या सर्विस से, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगला डिफरेंस दिया हुआ है पार्ट, दे बिकम पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो टोटल कॉस्ट को बढ़ाते हैं, मतलब वो कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं शामिल किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। डायरेक्ट लेबर जो है वो उस प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज की जाती है, मतलब उसके ऊपर लगाई जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो पूरे प्रोडक्ट पे सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग बांट दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जबकि प्रिंटिंग कॉस्ट, यूटिलिटी बिल्स, लीगल एंड कंसल्टेंसी, इनके सबके जो खर्चे हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगला डिफरेंस दिया हुआ है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो एक अकाउंट है जो बताता है कि जो हमने सर्विस की है उसके परचेज और सेल बताता है खाली है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो पूरे साल के प्रॉफिट या लॉस को बताता है।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए। पीएल अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट पता करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को पीएल अकाउंट में भेजा जाता है। पीएल अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, जबकि पीएल अकाउंट में ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। फिर स्टार्ट्स विद ट्रेडिंग अकाउंट्स जो है वो किसी भी बैलेंस से शुरू नहीं होता, जबकि पीएल अकाउंट जो है वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से शुरू होता है। ठीक है। ग्रॉस नेट रिजल्ट, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ग्रॉस रिजल्ट बताता है, जबकि पीएल अकाउंट नेट रिजल्ट बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट पहली स्टेज है फाइनल अकाउंट की, जबकि पीएल अकाउंट जो है वो सेकेंड स्टेज है फाइनल अकाउंट की। ठीक है। इसके आगे की बात अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। इतना तुम लोग देखो, समझो और याद करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि तुम सारे वीडियो असेस कर सको।